Yes, ma'am. Now visible. Yes, ma'am. Now visible. हो गया अभी? अच्छा. Which type of variation is inherited? बताओ. सोमैटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, बोथ बी एंड डी. Somatic variation. इनहेरिटेड, जो इनहेरिट होता है. सुने नहीं थे उस दिन लगता है. जो जर्म सेल में, जो तुम्हारे ये सेल में होता है, जो आपके स्पर्म हो या आपके एग में होता है, वो वेरिएशन होता है ना. सोमैटिक वेरिएशन होता है जो आप एक्सरसाइज किए और आपका मसल्स अच्छा हुआ, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन उसको इनहेरिट करेगा. आपने मेहनत किया, आपका उससे अच्छा हुआ. जर्मिनल सेल, जो जर्म सेल्स होते हैं, आर सेल्स वो जेनेटिक. Germinal variation will inherited. हाँ, germinal cells whose genetic information may be passed down to future generation. ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है. उस दिन शायद टाइम नहीं हुआ था तो मैंने बताया नहीं था. हेरिडिटी तो ये पता है, आपने पूरा एक स्लाइड हेरिडिटी का किया था. व्हाट इज हेरिडिटी? Ma'am, the transfer of characters from parents to offspring is known as heredity. Generation after generation is known as heredity. हेरिडिटी पता है तो फिर मैं हेरिडिटी के बारे में और ज्यादा नहीं बताती हूँ. देन कम्स फैक्टर. फैक्टर क्या होता है? द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी और रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर हुआ हाइट, टॉल और लो हुआ उसका फैक्टर. ये भी मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको. ठीक है. देन कम्स सेक्स डिटर्मिनेशन. आपके डिटेल में सेक्स डिटर्मिनेशन है नहीं, बट थोड़ा सा फंडामेंटल आपके उसमें है. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. बहुत सारे स्ट्रेटेजीज को लेके वो रहता है, जैसे टेम्परेचर, क्रोमोसोम, जीन, हार्मोन एक्सेट्रा. ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कोई एनिमल का. In certain animals, the sex determination is not a genetic determined. मतलब कोई एनिमल्स होते हैं उनका सेक्स कंफर्म नहीं होता है. जैसे स्नेल होता है, वो चेंज कर सकता है अपने सेक्स को. ठीक है. इन ह्यूमन बीइंग, each cell there are 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome. The 23rd pair is either XX or XY. XX हो तो फीमेल और XY हो तो मेल. समझ में आया? Yes, ma'am. What are autosomes then? Autosome और उसका ऑपोजिट होता है एलोसोम्स. Autosomes is any of the numbered chromosome as opposed to sex chromosome. खाली सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो सब ऑटोसोम्स होते हैं. ठीक है. How many? जो एक तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एलोसोम्स भी कहा जाता है. ALLOSOMES, एलोसोम्स. Human have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is X and Y. Autosomes are numbered roughly in relation to their size. Autosomes are homologous to chromosomes, chromosomes which contain the same gene. ठीक है. In the same order along the chromosomal arms. The chromosome of third pair are called the allosome, consisting of 2 X chromosome in most female and XY chromosome in male composition. ठीक है. Yes, ma'am. तो हम लोगों के पास 22 एलोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ एलोसोम्स होते हैं. उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट. व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? 21 वाला पॉइंट. ठीक है. A change in the frequency of subgene in population which provide diversity, जो diversity provide करता है without any survival advantage in genetic drift. A change in the frequency of some genes in a population which provide diversity without any survival advantage in genetic drift. Genetic drift is a process in which allele frequency within a population change by chance alone, and as a result of sampling error from generation to generation. Genetic drift is a process in which
क्या होता है, एक एरर बन जाता है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो फिर पास करता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम प्रोसेस. There are no environmental influence that cause genetic drift to occur. Example of genetic drift are more evident in smaller population organism. जैसे एक अमेरिकन बाइसन करके था, वो बहुत ज्यादा हंटेड हुआ, बहुत ज्यादा उसको मारा गया, फिर कुछ एकदम रेयर, कुछ मतलब लिमिटेड पॉपुलेशन उसके रहे, तो उनमें जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ उसमें फिर उनका और वेरिएशन नहीं हुआ, उनका जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ, वो जैसे थे ऐसे ही रह गए, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तब ना चेंज होगा उनका ब्रीडिंग के बाद। अगर सेम टाइप के एक ही फैमिली के ज्यादा से ज्यादा बनते गए तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन होना पॉसिबल नहीं है ना। यस मैम। उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपके कोर्स में है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा फंडामेंटल खाली मैं डेफिनेशन और ये बता देती हूँ। ए प्रोसेस ऑफ स्लो, gradual and progressive change by which complex form of organism are produced from simple form of organisms over a long period of time is called evolution. Charles Darwin conducted various experiments that led him to formulate the theory of natural selection, which states that evolution process due to natural selection. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ that has been carried from previous generation to the next generation. हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डेवलप्ड इज एन इंटरेक्शन विद इन द एनवायरनमेंट। A generation or even two or more than two, but if a trait shows up it must have been present in an ancestor. ऐसा होता है कि एक जनरेशन नहीं दिखेगा, दो जनरेशन वो चीज नहीं दिखेगा, पर अगर वो कभी भी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसके एंसेस्टर। म्यूटेशंस आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। म्यूटेशन से अगर कोई चीज चेंज हो रहा है, म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए कॉपी जिसमें मिस्टेक होती है, जो फेलिंग डीएनए कॉपिंग होता है, उससे अगर कोई एक्सेप्शन हुआ वो इस रूल से बाहर है, ठीक है। मैम वन डाउट। हाँ बोलो। मैम if I have some acquired knowledge which ma'am, if I have acquired some knowledge which my ancestors do not possess, then my acquired knowledge will be transferred to the next generation. नहीं, नॉलेज नहीं, जेनेटिक ये नहीं होता है उसका। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स yes ma'am, from my own if I have acquired some characteristic, जैसे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? मैम कोई भी ले लीजिए एक, वो मैम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो गए या नहीं? नहीं, आपके अगर जैसे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ये बोलते हैं ना सर्कस करने वाले का बच्चा भी सर्कस पैदाइशी करता है, तो वो एक्वायर्ड नहीं होता है, वो जीनेटिकली नहीं होता है, वो क्या होता है देख देख के बचपन से वो बच्चा देखता है, वो चीज तो सीखता है, वो पास नहीं हो सकता, एक्वायर्ड नॉलेज नहीं पास हो सकता, ठीक है। देन कम्स स्पेशिएशन। स्पेशिएशन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कि में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, फर्दर कभी आपको काम आ सकता है, क्योंकि हर साल स्पेशिएशन और नेचुरल सिलेक्शन से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ ऑरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पेशिएशन. Speciation is caused due to genetic drift, natural selection, and geographical and reproductive isolation. According to the biology concept, organisms belong to the same species if they can inherit to produce viable fertile offspring. Speciation is the process by which new species form.
It occurs when group in a species become reproductively isolated and diverge. एक group को अलग कर दिया गया. Speciation is an evolutionary process of the formation of new and distinct species. These species evolve by genetic modification. The species are reproductively isolated from the previous species, and that is the new species cannot mate with the old species. मतलब एक species को आप isolate कर दिए एक जगह पे, फिर जो उनमें डेवलप होगा और वो जो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा उसको कहते हैं स्पेशिएशन. ठीक है. स्पेशिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एमंग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, the development of one or more species from an existing species. और natural selection होता है is the process according to Darwin which brings about the evolution of new species of animal and plants. Gene flow क्या होता है? The transfer of genes or alleles between inbreeding population of a particular species is called gene flow. Gene flow क्या होता है? जो फ्लो होता है जीन का. इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन और इन द सेम पॉपुलेशन. इट ऑकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जीन pool mates with an organism of another gene pool. Genetic drift, it is the loss of some gene in population. It usually occurs in small population. ठीक है. Example of speciation क्या होगा? Suppose earlier there were species of flies living on a land A land में कुछ species रहते थे. Some of them fed on or dead animals. मतलब कुछ लोग dead animals से खाते थे. Even evidently there was a flood which washed off the dead animals and the flies feeding on them. Consequently, a few group of the flies get isolated from the other member to another land B. तो उस फ्लाइज में से कुछ पोर्शन के फ्लाइज एक और लैंड में जाके रह गए जो कि बी है. द स्पेसीज ऑन लैंड ए एंड बी आर टू फार टू यूनाइट. अब ए और बी मैट नहीं कर सकते. मोरओवर द एनवायरमेंटल कंडीशन इन द लैंड बी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेनलैंड ए. The group of flies which now live in land B start to adapt themselves according to their environmental condition. अभी जहाँ पे B रहता है उनका जो एनवायरमेंटल कंडीशन था उस पे वो लोग एडॉप्ट करने लगे. ग्रेजुअली द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अल्टर टू गिव राइज टू ए न्यू स्पेसीज. दिस इज स्पेशिएशन. वो जो अपना एडॉप्ट करने लगे उसको उससे उनका पूरा हैबिटेट चेंज हो गया, उनका लाइफस्टाइल फंक्शन ये सब चेंज हो गया. वो एक न्यू स्पेसीज बने एंड दैट इज कॉल्ड दिस स्पेशिएशन. द न्यू स्पेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम द फ्लाइज इन ए लैंड में जो है उससे ये पूरा डिफरेंट होगा. इसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छा हमने मेंडल्स लॉ के बारे में सुना तो होगा ना, 9th में भी था मेंडल्स लॉ के बारे में. No, ma'am. Mendel's T. हाँ नहीं सुनाई दे. क्या बोले बेटा? No, ma'am, not. नहीं था. अच्छा मेंडल्स लॉ के बारे में हम डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जॉन ग्रीगर मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, वो 1822 से 1884 तक जिंदा थे. ठीक है, 1822 से 1884. और उन्होंने काम किया था 1856 से 1863 तक. ठीक है. मेंडल conducted the hybridization experiment on the garden peas. During that period, he chose some distinct characteristics of the peas and conducted some cross pollinations and artificial pollination on the pea lines that showed stable trait inheritance and underwent continuous self pollination. Such pea lines are called true breeding pea lines. जो एकदम ओरिजिनल था उसको कहा गया ट्रू ब्रीडिंग pea lines. मेंडल ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था और उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. फिर हम मेंडल्स लॉ के बारे में डिटेल में जाएंगे. Why was pea plant selected for Mendel's experiment? ये कभी कभी पूछा जा सकता है. He selected pea plants for his experiment because
The pea plant can be easily grown and maintained. They are naturally self-pollinating but also be cross-pollinated. It is annual plant, therefore many generations can be studied within a short period of time. It has several contrasting characters. Mendel conducted two main experiments to determine the law of inheritance. उन्होंने दो मेन ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाइहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. While experimenting, Mendel found that certain factors were always being transferred down to the offspring in a stable way. Those factors are now called genes. ठीक है. पहले उसको फैक्टर कहा जाता है, अभी उसका नाम जीन दिया जा चुका है. Genes can be called the unit of inheritance. Multiple choice और इसमें फिलअप्स में आ सकता है. Genes can be called the unit of inheritance. Mendel's experiment क्या था? Mendel experiments on a pea plant and considered 7 main contrasting traits in the plant. Then he conducted both the experiment to determine the inheritance law. उन्होंने क्या क्या देखा था? एक फ्लावर कलर, शीड शेप, शीड कलर, पॉड कलर, पॉड शेप, प्लांट हाइट और फ्लावर पोजीशन. ये उस दिन भी मैंने बताया था आपको. ये 7 कैरेक्टर्स क्या थे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? In this experiment, Mendel took 2 pea plants of opposite trait, one short and one tall. एक बड़ा tall plant लिया, एक short plant दिया, and crossed them. He found the first generation of offspring were tall, and they are called the F1 progeny. मैंने progeny बताया था क्या है? Progeny क्या होता है? Ma'am, What is progeny? means offsprings. ऑफस्प्रिंग. हाँ, जो F1 प्रोजेनी था वो सारे के सारे टॉल हुए. देन ही क्रॉस्ड F1 प्रोजेनी एंड ऑब्टेन बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट. फिर क्या किया उन्होंने? जो F1 प्रोजेनी हुआ टी करके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उसको उन्होंने ये किया, क्रॉस ब्रीड किया. कैपिटल टी स्मॉल टी को लेके उन्होंने जब क्रॉस ब्रीड किया तो उन्होंने क्या देखा? एक स्मॉल आ रहा है, बाकी 3 टॉल आ रहे हैं. 3:1 कॉम्बिनेशन में टॉल और स्मॉल प्लांट आ रहे हैं. Mendel even conducted this experiment with other contrasting traits like green peas versus yellow peas, round versus wrinkle, जो भी और था वो सबसे उन्होंने उसका क्रॉस ब्रीड किया. In all the cases he found that the result were similar. From this, he formulated the law of segregation and dominance. Very important. The law of segregation क्या कहता है? The law states that when any individual produce gametes, the copy of the gene separate so that each gamete receive only one copy. और the law of dominance बोलता है if there are 2 alleles coding for the same trait and one is dominant, it will show up in the organism while the other won't. जो रिसेसिव होगा वो दब जाएगा, जो डोमिनेंट होगा वो प्रोमिनेंटली दिखेगा. समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. तो भी इसको एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो इसमें से डाउट भी आ सकते हैं. फिर आप मुझे पूछ लेना वो मैसेज करके या जैसे भी. ठीक है. देन कम्स डाइहाइब्रिड क्रॉस. इन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट मेंडल कंसिडर्ड 2 ट्रेट्स. यहाँ पे उन्होंने 2 ट्रेट्स को फॉलो किया, each having 2 alleles. He crossed wrinkled green seed with round yellow seed. उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया और उससे उन्होंने क्रॉस किया, wrinkled green seed and round yellow seed, and observed that all the first generation progeny were round and yellow. This meant that dominant traits will be क्या होंगे इसमें? अगर सारे के सारे राउंड और येलो हुए तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ? राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो हुआ. हाँ, फिर उसके बाद वो राउंड एंड येलो को राउंड एंड येलो के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया. He then self pollinated the F1 progeny and obtained 4 different traits: round yellow, wrinkled yellow, round and green, wrinkled and green. आपका हुआ राउंड येलो 9 हुए, wrinkled येलो 3 हुए, राउंड एंड ग्रीन 3 हुए और wrinkled ग्रीन 1 हुआ. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको ये दिखेगा. ये वाला दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे आपका
कितने राउंड एंड येलो कितने हुए हैं? 9 हुए हैं. Yes. रिंकल्ड येलो 3 होगा, राउंड ग्रीन 3 होगा और रिंकल्ड ग्रीन 1. इस तरह से उनका नेक्स्ट जनरेशन आया. तो 9:3:3:1 का इनका रेशियो रहा. आफ्टर कंडक्टिंग फॉर अदर ट्रेड्स द रिजल्ट्स वेर फाउंड टू बी सिमिलर. From this experiment, Mendel formulated his second law of inheritance, that is the law of independent assortment. The law of independent assortment states that the alleles of different genes are inherited independently within the organism that reproduces sexually. As per this principle, the alleles of two bearing genes will differentiate itself into unique gametes, female and male haploids, to form a zygote. दोनों का कैरेक्टर आता है और एक रिसेसिव रहता है, एक डोमिनेंट रहता है, पर दोनों का कैरेक्टर होते जरूर हैं. इससे ये पता चला. तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन आया? द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट इज नोन एज द जीनोटाइप. ऑन द कंट्रारी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज फेनोटाइप. ये हम पढ़ चुके हैं जीनोटाइप फेनोटाइप पहले क्लास में ही. The genes are transferred from parents to offspring in pair known as allele. During gametogenesis, gametogenesis क्या होता है? Is the biological process by which diploid and haploid precursor cells undergo cell division and differentiation to form mature haploid. मैच्योर हैप्लॉइड गैमेट्स जो बनते हैं उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाए. डिपेंडिंग ऑन द बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स बाय मियोटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन. जहां पे सोमैटिक सेल होगा वहां पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक होगा कि मियोटिक होगा? माइटोटिक. माइटोटिक होगा. और जहाँ पे ये होगा वो मियोसिस होगा. क्या बोलते हैं उसको? जहाँ पे सेक्स सेल होंगे वहां वो जो सेल होगा उस हिसाब से उसका सेल डिवीजन होगा. When the chromosomes are halved, there is 50% chance of one of the two allele to fuse with the other parents. जो सेम कैरेक्टर होंगे सेम कैरेक्टर से मिक्स होंगे और 50% दोनों में चांस होगा कि वो ऑकर कर सके, पर जो डोमिनेंट होगा वही बाहर आएगा, जो रिसेसिव होगा वो दब जाएगा. When the allele are the same, they are known as homozygous allele, and when the alleles are different, they are known as heterozygous alleles. ये भी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. Mendel's law. His two experiments lead to the formation of Mendel's law, known as the law of inheritance, which are law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. ये चार आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना. Law of dominance क्या कहता है? This is also called Mendel's first law of inheritance. According to the law of dominance, hybrid offspring will only inherit the dominant trait in the phenotype. The alleles that are suppressed are called as recessive trait, while the allele that is determine the trait are known as the dormant trait. Law of segregation. The law of segregation states that during the production of gametes, two copies of each hereditary factor segregate so that the offspring acquire one factor from each parent. ठीक है? Law of independent assortment, also known as Mendel's second law of inheritance. The law of independent assortment states that a pair of traits segregates independently of another pair during gamete formation as the individual heredity factor assorts independently. सब जो जाते हैं तुम्हारे कैरेक्टर्स वो इंडिपेंडेंटली जाता है, कोई भी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होता, इसीलिए आपके नेक्स्ट जनरेशन में एंसेस्टर के कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. In this module, आवाज आ रही है सबको? Out Mendel's experiment with pea plant. How is variation inherited? आवाज आ रही है बच्चों? Let's see how the variation ma'am. takes place Yes, ma'am. and how the Okay. variation is Yes, inherited ma'am. from one generation to another. The human population has two variants of earlobes.
Some have free earlobes, while others have attached earlobes. A particular mechanism is responsible for such variations. The inheritance of traits is related to the fact that both the father and the mother contribute equal amounts of genetic material to the child. If we try to correlate the earlobe of a child with that of the parents, we understand that the father's gene for earlobe is dominant, because of which the child developed an attached earlobe. The process of inheritance can be easily understood through Mendel's experiments. Let's know more about Mendel and his work on pea plants. Did you know that Mendel was educated in a monastery and studied science and mathematics at the University of Vienna? He wanted to be a teacher, but he failed the teaching examination. However, he did not lose hope. He returned to the monastery and started growing pea plants in the garden. Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep count of the pea plants exhibiting a particular feature in each generation. Mendel researched heredity and arrived at the laws of inheritance. He used a number of pea plants with various traits such as tall or short plants, round or wrinkled seeds, white or violet flowers, and so on. The process of inheritance can be easily understood through Mendel's experiments. Let's first understand the Mendel's experiment in which inheritance of only one character is used. For example, the height of the plant. Such an inheritance pattern in which only one trait is used is referred to as monohybrid inheritance. Mendel used pure breeding tall plants with the phenotype TT and pure breeding dwarf plants with the genotype TT to reproduce by cross-pollination. Let's draw a Punnett square to find the inheritance. The Punnett square shows the gametes produced by the parental plants, uppercase T and lowercase t. And the F1 generation has all uppercase T and lowercase t progeny. In first generation or F1 progeny, all of the plants were tall. This means that only one of the parental traits were visible. The trait which is visible in F1 generation is called the dominant trait, and one which remains suppressed is known as the recessive trait. Here, tallness is the dominant trait and shortness is the recessive trait. All the F1 plants were tall, TT, as that of the parent tall plant phenotypically. Mendel then allowed the F1 tall plants of the genotype uppercase T and lowercase t to reproduce by self-pollination. As a result of random fertilization, the second generation or F2 progeny were not all tall. Instead, 1/4 of them were short. This indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in the F2 plants. Now let's see the entire experiment in the form of genotypic and phenotypic representation. It is seen that random fertilizations result in 1/4 uppercase TT, half uppercase T and lowercase t, and 1/4 lowercase tt. This gave the genotypic ratio of 1:2:1. 1 pure tall plant, 2 hybrid tall plants, and 1 dwarf plant. Thus, 75% of the progeny produced in F2 generation were tall, and 25% were dwarf. This gave the phenotypic ratio of 3:1. What happens when pea plants of two different characteristics are bred with each other? Let's consider a hypothetical situation. We cross a plant producing round and yellow seeds with a plant producing wrinkled green seeds. The inheritance of two such characters is known as dihybrid inheritance. The entire F1 progeny produces round and yellow seeds. In such a case, round and yellow seeds would be the dominant traits. The next step is to self-pollinate the F1 generation.
Mendel found that some plants of the F2 progeny were similar to their parents and produced round yellow seeds, and some of them produced wrinkled green seeds. However, some plants of the F2 progeny even showed new combinations like round, green, and wrinkled yellow seeds. Therefore, it can be safely concluded that the round or wrinkled trait and the yellow or green colored traits are independently inherited, and they are known as recombinants. How do the traits get expressed as characteristics? Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. The proteins control the characteristics in the plant. Well, to make it clear, consider a plant with tallness as a characteristic. We know that plants have hormones that trigger the growth. Assume that an enzyme performs this process. If this enzyme works efficiently, a large quantity of hormone will be made, and the plant will be tall. However, if the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less, and the plant will be short. In this module, you learned that the inheritance of only one character is referred as monohybrid inheritance. The inheritance of two characters is referred as dihybrid inheritance. समझ में आया इसका? Yes, ma'am. अभी एक असाइनमेंट दे रही हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो. मैम मैं व्हाट्सएप में नहीं भेज सकता. हाँ, मुझे पता है आपका व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप मेल कर देना ऐसा हो तो. मैम मेल या तो मैम एड्रेस मेल. अच्छा, मैं आपको कैसे भेजूं? आप नहीं तो उसमें अपलोड कर लो, साइट पे कर पाओगे? मैम अगर क्वेश्चन होगा तो कर लूंगा. हाँ हाँ, ठीक है, आप लिख लो, मैं फिर बात करती हूँ आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम बात कर लेंगे. ठीक है, यस मैम. क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सब लोग. Hello, Shubham. Yes, ma'am. Shubham, I think I have added the other number. I think your mom's number I've added it in the group. Please check. Ma'am, science group. Yes, ma'am. In all the in all the other groups. Yes, ma'am. हाँ, हो गया है शायद, हो गया है. हाँ. तो आप उससे भेज दीजिएगा अगर. Yes, ma'am, हाँ, उससे भेज दूंगा. ओके, मैं सेव कर लूंगी वो नंबर भी. मैम मैम मेरा और एक अनेस्ट में दे दूंगा वो नंबर. ओके, ठीक है. मैम वो ब्लॉक हो चुका है मैम, और एक आएगा तो दे दो. अच्छा, कोई बात नहीं. हो गया, सबने नोट आउट कर लिया? यस मैम. जैस्मिन क्लास नहीं कर रही है? सबका हो गया? यस मैम. यस मैम. शुभम आपका हुआ बेटा? प्रत्युष, शांतनु, मनीष? यस मैम हो गया. हाँ मैम हो गया. ओके, अभी हम देखेंगे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया और कैसे उसका क्रॉसिंग किया. मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस इन पीस प्लांट, है ना. पाइसम सटाइवम, उसका नाम क्या होता है, उसके बायोलॉजिकल नाम होता है पाइसम सटाइवम. ही चूज, एक मिनट, he chose peas because they had been used for similar studies, are easy to grow and can be shown each year. Pea flower contain both male and female parts. एक pea plants में both male and female plants होते हैं, स्टिग्मा भी होता है, स्टैमेन भी होता है. ठीक है, and usually these are self pollinating.
सेल्फ पॉलिनेशन हैपेंस बिफोर द फ्लावर ओपन। तो क्या होता है, जब फ्लावर ओपन होता है उससे पहले अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर आपको कोई चीज अवॉइड करनी हो तो आप क्या करोगे, अगर पर्पल फ्लावर में अंदर ही ना हो, इसके लिए आप अगर चाहते हो कि अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो आप क्या करोगे, ये स्टैमेन पोर्शन को काट दोगे। समझ में आया? यस मैम। आर्टिफिशियली आप मेल पार्ट को हटा दोगे तो क्या होगा, वो खाली फीमेल पार्ट रखेगा। फिर जैसे आप व्हाइट प्लांट इसके साथ क्रॉस पॉलिनेट करना चाहते हो तो व्हाइट एंथर को लाके आप इसके स्टिग्मा में डालोगे और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। He chose pea plant because there are very vast उनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत चेंज भी होता है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे येलो ग्रीन हुआ, रिंकल्ड राउंड हुआ, ये सब ऑप्शंस भी उसमें था, तो उन्होंने इसीलिए इसको चूज किया था। He chose peas because they had been very He chose peas because they had been used for similar studies, are easy to grow and can be shown each year. Pea flower contain both and female parts. ठीक है, कौन कौन सा मेल और फीमेल पार्ट्स रहता है उसमें, अभी मैंने बताया था, स्टैमेन एंड स्टिग्मा। Cell pollination happen before the flower opens, so progeny are produced from a single plant. Peas can also be cross-pollinated by hand, simply by opening the flower buds to remove their pollen producing stamens and prevent cell pollination. जैसे कि मैंने बोला, उसको आप physically निकाल सकते हो, and dusting pollen from the one plant onto the stigma of another. Cross pollination of pea plant क्या होता है, जब क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर। बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एंथर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। जब ट्रांसफर करने से पहले उसके जो खुद के ये होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, वो रिमूव करना होता है। ठीक है। ट्रेड्स इन पी प्लांट्स, मेंडल फॉलोड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 traits in pea plant and each trait had 2 forms. He identified pure breeding pea plants that consistently showed one form of trait after generation of self pollination. Pea traits studied by Mendel. Mendel crossbred peas with 7 pair of pure bred traits. First generation F1 progeny only showed the dominant traits, but recessive traits reappears in the self pollination in सेकेंड जनरेशन। पहले जनरेशन में खाली जो डोमिनेंट ट्रेड था, टॉलनेस हुआ, वो दिखा था, पर सेकेंड जनरेशन में आपका एक ड्वार्फ प्लांट आया था। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या हुआ था, 3:1। Mendel then crossed these pure breeding lines of plants and recorded the trait of the hybrid progeny. He found that all the first generation hybrids looked like one of the parent plant. वो जो चारों फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स बने, वो एक पेरेंट की तरह दिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द प्रोजेनी ऑफ पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर क्रॉस वेयर पर्पल। वो ऐसा नहीं हुआ कि पर्पल प्लस व्हाइट होके कोई पिंक के कोई और कलर को चले गए, उन्होंने पर्पल ही रखा। ठीक है, नॉट पिंक एज वुड हैव प्रेडिक्टेड, जैसे कि आप ब्लेंडिंग को आप सोच सकते हो, ब्लेंड होके कोई और कलर बन जाए। However, when he allows the hybrid plant to self-pollinate, the hidden trait would reappear in the second generation. पर जैसे उन्होंने 2 हाइब्रिड जनरेशन को फिर से क्रॉस किया, तो उन्होंने एक जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो फिर से बाहर आते हुए देखा। तो इसमें से उन्होंने 2 वर्ड फाइंड आउट किया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। मेंडल डिस्क्राइब ईच ऑफ द ट्रेट वेरिएंट्स एज डोमिनेंट और रिसेसिव. Dominant traits like purple flower color appear in the F1 hybrid, whereas recessive traits like white flower color did not. समझ में आया? Yes, ma'am. And traits are inherited. Traits inherited independently. Mendel also experimented to see that what would happen if plants with 2 or more purebred traits were crossbred.
he found that each trait was inherited independently of the other. वो mix नहीं होते, वो independently जाते हैं. अगर tall है तो tall independently जाएगा, dwarf है तो dwarf independently जाएगा. वो mix होके कोई तीसरा चीज नहीं बनाते. ठीक है? Mendel did not stop there. He continued to allow the peas to self-pollinate over several years. Recordingly, the characteristics of the progeny. He may have grown as many as 30,000 pea plants over 7 years. Mendel's findings were ignored at that time. उन्होंने जो भी find किया था वो तभी ignore किया गया था. When Gregor Mendel published his theory of inheritance in 1865, it should have started a revolution. But it would be another 35 years before his theory would be rediscovered and then accepted. उन्होंने जब पब्लिश किया था उनका थ्योरी तब किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और उसके 35 इयर्स बाद फिर उसके बाद ये सारे चीजें एक्सेप्ट हुई और रीडिस्कवर होके पब्लिश हुई. In 1866, Mendel published the paper Experiment in the Plant Hybridization. In it, he proposed that heredity is the result of each parent passing along one factor for every trait. In the factor, if the factor is dominant, it will be expressed in the progeny. If the factor is recessive, it will not show up, but will continue to be passed along to the next generation. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Each factor works independently from the other and then do not blend. और सारे फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ कि ब्लेंड नहीं होते, वो जैसे थे ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन को पास होते हैं. The science community ignored the paper possibly because it was ahead of the ideas of heredity and variation accepted at the time. In the early 1900s, the 3 plant biologists finally acknowledged Mendel's work, पर unfortunately अब तक मेंडल इस दुनिया में भी नहीं थे. वो 1884 में ही पास्ट अवे. ठीक है, मेंडल्स लॉ खत्म हुआ. हेरिडिटी में आपका इतना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं. इसके बाद आपका खाली एक रहा इकोसिस्टम शायद ना. और एनवायरमेंट ही एक चैप्टर रहा ना उसके बाद. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कट गया है आपका. Yes, ma'am. अगर हाँ तो फिर मतलब और एक ही क्लास में हमारा बायोलॉजी का कोर्स और खत्म.